मन नहीं रहता कि अब मैं सेवा से निवृत्त हो रहा हूँ, काम से निवृत्त हो रहा हूँ, तो बाद मैं आराम करूँगा, क्योंकि काफ़ी अंदर से बड़ा तकलीफ और रोना जैसा आ रहा। योग में किस-किस तरह की समस्याओं का समाधान होता है, कितना वक़्त लगता है? आप 1 आध 2 अगर बताना चाहें। सांस को जहाँ तक भरा वहाँ तक हाथ लेके गए। अब हमें नीचे आना तो इसको सांस को छोड़ते हुए। योग केंद्र चला रहे हैं, संध्या प्रभात योग केंद्र। तो इसके बारे में बताइए, इसकी कब शुरुआत हुई? बस 2-3 स्टूडेंट ऐसे आए कि उनको कंधे में दिक्कत हुई और उनका शरीर अभी स्टेफ हो गया, ऐसे झुक ही नहीं रहा नीचे को, ऊपर को उठ ही नहीं रहा। योग आपको शारीरिक और मानसिक फ्लेक्सिबल बना। पहले क्या देखते हैं, जिम में और योगा में क्या अंतर है? और किसका चुनाव करना चाहिए? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। खान-पान का हमारे दिनचर्या, हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका है? हमें कैसा खान-पान रखना होता है, जौ होता है, चना होती है, अरहर होती है, अलसी होती है, राई। डोर टू डोर ये समझाने का भी प्रयास किया। कैंपेन भी चलाए हमने कि योग को बड़ी सहजता से किया जा सकता। संघर्ष और मेहनत के बाद लोग रिटायरमेंट के बाद निवृत्त होकर आराम करना पसंद करते हैं, लेकिन इस देश में कुछ ऐसे भी विरले व्यक्तित्व हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी नहीं रुकते और कुछ नई शुरुआत कर बैठते हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने आए हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी जीवन में नहीं रुके, कभी सरहद पर रहकर देश की रक्षा की और आज सरहद के अंदर नागरिकों की सेवा योग के जरिए कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य सुधार कर। ठीक आज हम उनकी कहानी जानने, सुनने, समझने आए हैं कि एक फौजी से योगी बनने तक की कहानी। आज सरोकार मुलाकात में हमारे गेस्ट हैं प्रभात तिवारी जी, जो कि भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं और वर्तमान में एक योग प्रशिक्षक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, आपकी पृष्ठभूमि। जी, मैं यही रीवा से 18 किलोमीटर दूर बोदा रोड पे मेरा एक छोटा सा गांव पटेहरा है जी। वहाँ से मैं निवासित हूँ और खेती किसानी का कारोबार घर का रहा है, जमींदारी रही है और जमींदारों की वजह से ठाकुर की उपाधि भी हम लोगों को प्राप्त थी। और वो जो गांव है एक्चुअल हमारे पुरखों का बसाया हुआ गांव है और वहीं से हमारी शुरुआत थी। तो जैसा मैंने अभी आपके परिचय में एक भूमिका दी कि आप भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं, तो उसके बारे में बताइए, कब आपकी नौकरी लगी, क्या क्या था, सब बताइए। मैं 98-99 में सेना के लिए अपना फॉर्म दाखिला किया था और 10 जुलाई को मेरा ज्वाइनिंग हो गया था आर्मी में। मैं एक पहली बार ही एक्चुअल मेरा अनुभव सेना के लिए जीरो था। हालांकि ख़ानदानी जो है मैं फ़ौजी हूँ, पर व्यक्तिगत मेरा अनुभव मैंने कोई भर्ती वर्ती पहले देखी नहीं थी और पहली बार ऐसे ही भर्ती देखने का मन हुआ और हम भर्ती के लिए गए और पहले ही उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया। तो उसमें आपकी उम्र क्या रही होगी? लगभग 17-18 साल के आसपास। 17-18 साल की उम्र में, तो काफ़ी अच्छा था। आप इस सेवा में कहाँ कहाँ गए, थोड़ा बताइए दर्शकों को। इस सेवा आपने कहाँ कहाँ दी, किस किस शहरों में दी, क्या कभी दुर्गम स्थानों में भी आपने सेवा दी? एक्चुअल मेरी जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहा वो आपके नासिक रहा। नासिक का मौसम बहुत अच्छा है ट्रेनिंग के लिए। मैं एयर डिफेंस में था, तो हमारी बेसिक और एडवांस ट्रेनिंगें दोनों वहीं पर हो गई। और इसके बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो है फिरोजपुर हुई। फिरोजपुर के बाद हम लेह लद्दाख गए, जो हमारे लिए बहुत ही अद्भुत चीज़ थी। बर्फ़ के नज़ारे और जैसा हम देखते थे टीवी पिक्चरों में, तो हमें लगता था कि कैसे रहते होंगे, क्या कैसे है। तो जैसा देखने में वास्तव में पिक्चरों में टीवी में लगता है ऐसा नहीं है। बहुत तकलीफ़ का एक्चुअल जगह है। ऑक्सीजन वहाँ कम है और पेड़ पौधे नहीं थे उस समय पर। तो जब मैं गया मैं उसी पे आ रहा हूँ कि किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वहाँ पे सेवा में। ऑक्सीजन की एक समस्या, पेड़ पौधे नहीं, और सर्दी परमानेंट पड़ती है वहाँ, कोई ऐसा छूट नहीं है। लेह लद्दाख की बात लेह लद्दाख की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और वहाँ पर जब सुबह सूर्य 9 साढ़े 9 के करीब वहाँ सूर्य का उदय होता है, तो आप समझिए 9:30 से 3 या 4 बजे तक वहाँ धूप का जब तक थोड़ा सा आलम बना रहता है तो बड़ा गुड फील होता है। पर जैकेट नहीं उतरती है, जैकेट परमानेंट रहती है। और शूज़ वहाँ के होते हैं बर्फ़ के लिए, तो वो रहते हैं। और जैसे ही सूर्य डूबा तो फिर वही सर्दी। और कैरो हीटर और आपके बुखारियाँ होती हैं जो K2 से चलती हैं। तो उनके माध्यम से जीवन यापन और वहाँ के क्लोथिंग ही एक सहारा है। तो आपने सेना में सेवा दी, लेकिन सेना के बाद योग की तरफ आपका रुझान कैसे बढ़ा, कैसे रुचि हुई योग से, आप योग की तरफ? ये आपका प्रश्न थोड़ा सा हट के है मेरे जीवन से, क्योंकि मैं अलग रहा और अचानक ऐसे। तो मैं
शिलोंग पोस्टेड था। शिलोंग में मिसा जो है असम वाला इलाका है, उस इलाके में एक्चुअल एयर डिफेंस की एक नई यूनिट का जो है आगमन हुआ था, जो हमारी यूनिट गई थी, वहाँ टास्क मिला था, पहली बार था, वो भी एक हमारे लिए नया ही चैलेंज था। वहाँ शिलोंग हमारा अक्सर जाना होता था आपके जवानों के रिजर्वेशन, और उसमें पर मैं हवलदार बन गया था। तो वहाँ खान पान और ये सब चीज़ें जो भी गड़बड़ हुआ उसकी वजह से मेरे को हो गया पीलिया होने से मैं 5-6 महीने वहाँ एडमिट रहा। अच्छा। तो एडमिट होने की वजह से जैसे पीलिया को लोग मानते हैं कि पानी के कारण होता है, पानी पीने के, पर मेरे को जब मैं याद करता हूँ भोजन और पानी का, तो ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ नहीं था। तो मेरे मन में एक उत्कंठा पैदा हुई कि एक्चुअल हुआ ऐसे कैसे। तो वहाँ के बाद मेरे दिमाग में ये, उस समय पर फौज में सेनाओं का आपने सुना होगा बहुत सारे सुसाइड केसेस चल रहे थे। हाँ जी। तो एक तो स्ट्रेस लेवल का जीवन था जवानों का, दुर्गम स्थानों पे पोस्टिंगें थी, तो एक तो वो घटनाएं चल रही थी। दूसरा मैं बीमार हुआ, तो मेरे को भी अंदर से बड़ा तकलीफ़ और रोना जैसा आ रहा था कि मैं कैसे बीमार हो सकता हूँ। तो वहाँ से मेरे मन में आया कि अपन देखते हैं क्या कैसे। तो उसी समय पर हम सुना करते थे, आपने भी सुना होगा बाघ भट्ट का अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम के बारे में जी। तो हमने उसका छोटा छोटा अध्ययन खोजबीन करना शुरू कर थोड़ा दिया। इनके बारे में बताइए, दर्शकों को शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा। अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम 2 किताबें लिखी गई हैं जो बाघ भट्ट जी ने लिखी हैं। एक्चुअल है वो संस्कृत में लिखी हुई, पर उनका हिंदी वर्जन भी है। अच्छा, हिंदी में ये लिखी किस बारे में है, क्या विषय ये है? स्वास्थ्य के बारे में, उसमें आचार विचार से लेके आपका पूरा कंप्लीट रहन सहन जो भी है, जीवन के एक छोटे छोटे पहलुओं के बारे में माइक्रो लेवल पे लिखा हुआ है। जैसे भोजन को कब पकाएं, हाँ, कब खाएं, हाँ, और कितने समय बाद आटा पिसाएं और कितने समय तक उसको समाप्त कर लें, ख़त्म कर लें। यानी कि एक स्वस्थ जीवन की पूरी पद्धति उस किताब में है, उस पुस्तक में है। तो उस किताब से आपका परिचय कैसे, कब और कहाँ हुआ? मतलब मैं जब वहाँ से स्वस्थ होके आया, हाँ, तो मेरे दिल दिमाग में ये भावनाएं आई कि इस पे काम करना चाहिए, देखते हैं क्या है। एक्चुअल मैं थोड़ा सा फौजी आदमी, आप जानते हैं, जी, तो थोड़ा विश्वास भरोसा जमता नहीं है। हाँ, काफ़ी परखते हैं चीज़। जी, बिल्कुल। जी। तो मेरे को लगा कि अपन करके देखते हैं। मैंने पहला प्रयोग जो है उसमें त्रिफला का किया था। अच्छा। एक तो त्रिफला का प्रयोग किया, पहला मेरे जीवन का अनुभव रहा, तो उसको हमने खुद ही बनाया था। 1, 2, 3 का रेशियो होता है, जैसे 100 ग्राम, जैसे हर्रा बहेड़ा आमला बोलते हैं, तो वैसे ही हर्रा बहेड़ा आमला 100, 200, 300 ऐसे करके इसका रेशियो। तो हमने उसको कूट पीस के अपने से ही बनाया, उसका प्रयोग किया। और दूसरा जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव रहा उस समय पर का शुरुआती पहला अनुभव, तो हमने भोजन के ऊपर बड़ा जोर दिया। अच्छा। भोजन के समय के ऊपर हमने जोर दिया। भोजन के समय से मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उसमें ये मानना है कि जो ये सूर्य है, सूर्य से हमारा जो शरीर है कनेक्ट है। तो मेरे को इसमें बड़ा इंटरेस्ट था कि करके देखते हैं क्या होगा। क्योंकि मेरे को जब मैं पीलिया से वापस आया तो मेरे को गले में जलन भयंकर, थोड़ा भी उसका भोजन करो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जलन होता था। अच्छा। बहुत तकलीफ लगती थी। तो उसको हमने क्या किया, चूंकि फौज में, अब देखिए यहाँ तक पर तेल मसाले वाला मैटर आपने कई बार सुना होगा कि ज़्यादा खाते हैं दिक्कत होती, पर हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो हमें पूड़ी ही खानी पड़ती थी। अच्छा। तो मैं पूड़ी लाता था, पेपर में ऐसे दबा के उसको, और उसका तेल निकाल देता था। हाँ। और फिर उसको मैं सुबह 2, 3, 4, 5, 6 जो भी इच्छाएं मेरी होती थी, भर पेट में सुबह का जो 7 बजे, जैसे आपका फौज को आपको पता है कि 4 बजे के आसपास का समय उठने का, 4, 4:30 तक अपन उठते हैं वहाँ। और फिर आपकी फिजिकल पीटी होती है, और पीटी के बाद नाश्ते का समय हो जाता है, तो नाश्ते में मैं पर्याप्त पूरा खा लेता था। तो जो बाघ भट्ट जी का कहना था, तो सुबह सबसे ज़्यादा, दोपहर उसका आधा और शाम का उसका आधा, ये एक नियम कॉन्सेप्ट था। तो मैंने उसको फॉलो किया कि सुबह मैंने पेट भर खा लेना, दोपहर को मैं बड़ा हल्का सा भोजन लेना, और शाम को बिल्कुल सिंपल भोजन कर दिया। कोई परहेज तेल मसाले का मैंने कुछ नहीं किया, मैंने समय को पकड़ा। यानी कि आप कुल मिला के आपने अध्ययन किया, अध्ययन के बाद खुद पर ही इसको प्रयोग किया, और उसके बाद परिणाम के बाद आप योग से जुड़े, बिल्कुल इसको कह सकते हैं। जी। तो अब इसी पे आते हैं। जब स्ट्रेस वाली बात होगी ना, हम एक लाइन और, जी बिल्कुल,
जब स्ट्रेस वाली बात हमने देखी तो हमें ये लगा कि इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता था। तो उस समय पर योग के बारे में हम लोगों ने भी चर्चा की। तो उस समय पर सेना में योग करना, फिजिकल ट्रेनिंग, टफ प्रोग्राम, योग कैसे हो सकता है, ऐसी बातें आई। फिर रेजिमेंटों ने जैसे इस यूनिट और दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट का सबका प्रादुर्भाव ऐसा अपना व्यवहार बनाया उन्होंने कि अपन काम करते हैं, लेटर करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। फिर अंततोगत्वा ये हुआ कि आर्मी हेडक्वार्टर से आदेश हो गया कि रेजिमेंटों में योग चलाया जाएगा। अच्छा। योग का हफ्ते में 1 दिन रखा गया। उस समय पर बाबा रामदेव जी का भी खूब प्रोग्रामिंग चलते थे इधर उधर। उसी समय पर योग के ऊपर थोड़ा सा बल भी हुआ था, तो अपन उस पर काम करना शुरू किया। और चूँकि मैं फिजिकल इंस्ट्रक्टर रहा तो फिजिकल इंस्ट्रक्टर के नाते उन्होंने हमें इस पर कन्वर्ट कर दिया। तो चूँकि हाई स्टेप पे चलने वाला जो आर्मी का कॉन्सेप्ट है वो मैं लो स्टेप पे ले आया। क्योंकि मैं जो है आपके महर्षि पतंजलि को मानता हूँ। ऐसा मानते हैं योग में कि भगवान शंकर ने योग को हम सबके लिए और भगवान के लिए उत्पत्ति की थी, क्योंकि सेहत और स्वास्थ्य को ध्यान में रख के। और बागभट्टी पतंजलि महाराज ने कलमबद्ध किया था। योग जो है श्वासों के रिदम की प्रक्रिया है। अच्छा, कैसे, इसको थोड़ा बताइए। श्वासों का रिदम का मतलब समझिए आप कि मैंने ये हाथ रख रखे हैं। तो अब मेरे को हाथों को ऊपर ले जाना है। व्यायाम के लिए, अगर योग के लिए, तो हम इसको सांस को जहां तक भरा वहां तक हाथ लेके गए। अब हमें नीचे आना तो इसको सांस को छोड़ते हुए जहां तक मेरा अंग जा रहा है वहां तक हमें सांसों को लेके जाना है, और जहां तक आ रहा है तो इसको करना कैसे है? कहीं भी बैठ के हम कर सकते हैं? एक्चुअल इसके लिए 2-3 चीज़ें। एक तो सरफेस जो है हार्ड नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। अच्छा। और प्रकृति में से जुड़ के अगर हम करें, खुले आसमान के नीचे करें तो ज़्यादा बेहतर है। पर चूँकि ऐसा आज के समय में, आज के परिवेश में सबके पास वो जगह का अभाव है। दूसरा, अपने यहाँ एक पर्दा प्रथा है, जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको योग से जोड़ने के लिए। तो हो गया, हॉल में भी अपन कर सकते हैं, पर हॉल ये ध्यान रहे कि थोड़ा वेंटिलेटेड हो, जिसमें किसी प्रकार से। वर्तमान में आप रीवा में जी अपना खुद का एक योग केंद्र चला रहे हैं, संध्या प्रभात योग केंद्र। तो इसके बारे में बताइए, इसकी कब शुरुआत हुई, कैसे हुई, सब कुछ बताइए। 2018 में रिटायर हो चुका था। 2018 में यहाँ आ गया था। तो ये भाव बना, चूँकि सेना में ही मेरे से प्रश्न पूछा कि आपको यहाँ आगे के बहुत सारे ऑप्शन हैं, रैंक हैं, आप न जाओ। बड़ा दबाव था एक्चुअल उस समय पर। पेंशन के लिए एप्लीकेशन साइन होते नहीं थे। बड़ी रिक्वेस्ट के बाद कि सर मेरे मदर फादर और पारिवारिक स्थितियाँ, बच्चे मेरे छोटे हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरे रहते और मेरी देख में पले बढ़ें ताकि वो कुछ अच्छा कर पाएँ। तो 18 में मैं यहाँ आ गया। 18 में आया तो मेरे दिमाग में ये भावना आई कि अपन ऐसा करते हैं कि योग चलाते हैं। तो वाइफ उस समय पर डिप्लोमा कर चुकी थी और डिग्री कर रही थी जब मैं रिटायर हुआ। डिप्लोमा किस सब्जेक्ट से, कैसे? ये योग से, यूनिवर्सिटी आपके रीवा से। एक्चुअली यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट तो था नहीं। APS यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिप्लोमा किया और फिर वहाँ से डिग्री करने लगी, और मैं तब तक आ गया था। अच्छा। तो जब वहाँ से आया तो मैं बोला कि ठीक है, काम करते हैं अपन। सुबह और शाम का समय वन विभाग यहाँ पर है, हमारे घर से जस्ट नज़दीक ही आ। तो वहाँ हम लोगों ने एक मैट खरीदा जो आपका ग्रीन होता है, वो ग्रीन लगाते थे। और ग्रीन में हमने खुद ने करना। फिर लोगों को मैंने समझाना शुरू किया कि एक्चुअल आपका वॉक जो है, आपके शरीर को लेके जो चलते रहते हैं, उससे बेहतर ये है कि आपके शारीरिक जो नख से लेके सिर तक व्यायाम एक पद्धति है योग की, जिसको आप कर सकते हैं। आप सब बाबा रामदेव जी को भी देखा है, और हम पतंजलि जी को मानते हैं, तो हम और सहज करके कोशिश कर रहे हैं कि आप तक इस बात को पहुंचाएं। तो हम वहाँ करने लगे। लोग जुड़ते थे, सुबह वॉकिंग में जाना, 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग। पुराने हमारे वीडियो, यूट्यूब भी संध्या प्रभात योग के नाम से है, तो उस पर हम वीडियो डालते थे उस समय पर, छोटे छोटे क्लिप बना के, बीमारियों को टैग करके, औषधियों को टैग करके, योगासनों को टैग करके, कि ऐसे ऐसे आप सहज तरीके से अपने घर में ठीक। क्योंकि हमारे दिन में सोशल भावनाएँ थी। एक्चुअल योग जो है बहुत सारी शाखाओं में बट गया। लोगों ने अपने अपने तरीके से उसको अलग अलग आयाम की तरफ एक दिशा दे दी।
और हमारे दिमाग में ये था कि बिल्कुल सहज, जो दादी मामी की तरह, नानी की तरह, जो हमारे यहाँ बोलते हैं, पहले बोलते थे चुटुक बैदिया। अच्छा, हाँ। तो मैं चाहता था कि इस तरह से एक फ्लो बने कि किसी को दिक्कत हो कि ये चीज़ खा लें, धनिया खा लें तो ये, मेथी खा लें तो ये, जीरा खा लें तो ये समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो ऐसे मैं चाहता था, बड़ी सहजता हो जाए सब में। तो एक तो ये बात थी, और योग को भी मैं ऐसे चाहता था जैसे कि हर उम्र एज का लोग कर पाए। तो हम वहाँ करने लगे 3-4 साल, चूँकि हमें जॉब करनी नहीं थी। ये कर रहे थे, लोगों में एक रुझान भी बढ़ रहा था, पर निरंतरता नहीं हो पा रही थी, एक नियमबद्धता नहीं हो पा रही थी कि हम निरंतर जाके और योग को कर पाएँ। तो एक हमारे सिंह साहब हैं आपके, उनका ट्रेवल्स चलता है, रिंकू सिंह निकनेम है उनका। तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, इसको तुम एक नाम दे दो और नाम दे के इसको प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि आपको कौन कहाँ ढूंढेगा, कुछ एक पता और एड्रेस तो होना चाहिए। सही बात है। तो उस समय पर फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि संध्या प्रभात योग के नाम से हम इसको नामकरण करते हैं। तो दशहरा से हमने आपके कॉलेज चौराहे से शुरुआत की। ये वर्ष 2019 की बात है? 19 की बात नहीं, हम 4-5 साल, ये अभी तीसरा चौथा साल चल रहा मेरे ख्याल से हमारी। अच्छा। नाम दिए हुए। अच्छा। 18 में तो हमने शुरुआत कर दी। फिर इन 4 साल पिछले आपने केंद्र स्थापित कर दिया नेम से, जो आपके गूगल अकाउंट में हमने उसको कर दिया, यूट्यूब में कर दिया, विथ एड्रेस कर दिया, आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे हमने उसको सोशल मीडिया पे भी कर दिया। और हमने डोर टू डोर ये समझाने का भी प्रयास किया। कैंपेन भी चलाए हमने कि योग को बड़ी सहजता से किया जा सकता है। ये हाई स्टेप पे नहीं किया जाता है कि जो आपके हार्ट बीट को और आपके शारीरिक किसी नुकसान की स्थिति को पहुंचाएगा। तो मैं ये जानना चाहूँगा, वर्तमान में भी कितने लोग आ रहे हैं और किस किस तरह के मर्ज के लोग आ रहे हैं, किस उम्र के लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, पुरुष आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, थोड़ा बताइए। इसमें हर एज उम्र वर्ग के लोग जुड़े। शुरुआत तो एक्चुअल मेरी धर्मपत्नी जी का ये मानना था कि हम इसको एक उम्र दराज लोगों को, जैसे जॉब कर लिया बच्चों ने और बुज़ुर्ग माता पिता यहाँ रह गए और वो अकेले रहेंगे, तो हम उनके लिए कॉन्सेप्ट बना के, उनका ये कहना था कि हम करेंगे। और जब योग की हमने शुरुआत की तो योग वर्ग में पहली ही संयोग से मेरे पास लड़की ही आई थी। PCOD PCOS का केस था और आपके रतहरा साइड से आती थी वो, उनकी माताजी और वो बिटिया, माताजी शिक्षक थी, तो वो जुड़ी। उनका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया, एक अकेली स्टूडेंट और माँ के साथ करती थी, और संध्या जी उस समय पर योग को कराती थी। तब कॉलेज चौराहे में हमारी संस्था चलती थी। वर्तमान कहाँ चलती है आपकी? अभी आपके ब्रह्म कुमारी में हमने एक हॉल ले रखा है। तो ब्रह्म कुमारी में मूलतः चलती है करके। और आपने जैसा कि प्रश्न पूछा कि किस उम्र वाले हैं, तो हमारे पास स्टूडेंट हैं और हमारे पास मीडियम एज 35-40 एवरेज वाले हैं और 60-65 वाले भी। मैं कुल मिला के मैं ये कहूँ हर आयु वर्ग के लोग हैं आपके आयु वर्ग। ठीक है। तो युवा भी हैं इसमें? युवा बिल्कुल युवा हमारे अनुमान से ये है कि महिला ज़्यादा रुझान और इंटरेस्ट लिया योग पे। जैसे 25-75 का रेशियो हम मान के चलते हैं। आप जैसा कि हमारे यूट्यूब और उसमें देखेंगे तो 75% महिलाएं हैं, 25% पुरुष। भारतीय सेना में सेवा देने के बाद, रिटायर होने के बाद एक लोगों का मन में ये रहता है कि अब मैं सेवा से निवृत्त हो रहा हूँ, काम से निवृत्त हो रहा हूँ, तो अब मैं आराम करूँगा, क्योंकि काफ़ी संघर्ष और मेहनत की आपने अपने कार्यकाल में। तो लेकिन इसके बाद भी आप योग से जुड़े, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से आई? क्या वजह थी कि आप योग में आए? ये आपके दोनों प्रश्न वैसे मैं अगर कहूँ इसको सहजता से, तो सिक्के के 2 पहलू हैं। तो पहला पहलू तो आपने बोला सेना, तो सेना जो है हमें एक डिसिप्लिन इंसान बनाती, वास्तव में जो जीवन जीने की कला है। और मैं एक लाइन और कह दूँ, आपका जो जितना हमने आपको भागभट्ट कहा, महर्षि पतंजलि कहा, जिन्होंने हमारे जीवन के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, हमारे भारतवर्ष के एक एक कण में वो समाये हुए हैं, मैं तो ये मानता हूँ। तो उन्हीं की पद्धतियों को ध्यान में रख के एक्चुअल सेना का जो टाइमिंग है तो है, ये मैं नहीं जानता था। और जब मैंने इस पे स्टडी की, जो उसमें समय दिया हुआ है,
ओके। जो पूरा समय कॉन्सेप्ट सेना का चलता, सेना में जो भोजन की पद्धति बहुत अच्छी पद्धति है। मोटा होना चाहिए, जैसे आपके पुलिस डिपार्टमेंट में आपको मोटे लोग दिख जाते होंगे। वास्तव में लोग बाग जो है ये भोजन की पद्धति नहीं है, सेना की भोजन की पद्धति बहुत हाई प्रोफाइल की है, तो मोटा होना चाहिए ऐसा। हाँ जी, ऐसा देख कह सकते हैं कि भारतीय सेना में जो एक स्ट्रिक्टनेस है, वहाँ पे एक कड़ाई कह सकते हैं, उस तरह से ये पुलिस सेवा में नहीं देखने को मिलती है। नहीं, वहाँ बिल्कुल नियमितता है। हाँ, नियमितता ये कि सुबह इतने बजे जगना ही है, हाँ, फिर इतने बजे नाश्ता होना ही है, दोपहर का भोजन का ये समय है और शाम का भोजन का ये समय है। आप नहीं पहुंचते हैं तो मेस बंद कर दिया जाएगा, आपका इंतजार नहीं किया जाएगा। समय पद्धति के ऊपर बहुत जोर है, ये विशेष ध्यान दिया जाता है। और यही चीज़ें बड़ी कट्टरता से कह लीजिए, जो बाघ भट्ट जी ने लिखा है, समय के ऊपर बहुत जोर दिया है कि ये शरीर जो है सूर्य से चलता है, जैसे जैसे सूर्य चलता है वैसे वैसे। और हम बचपन का याद करें तो अब मेरे को लगता है ये चीज़ें कि सुबह बहुत भूख लगती थी और जो भी घर में रोटियां होती थी वही रोटियां सुबह सुबह खा लेते थे, और फिर दोपहर को 12:30-1 के करीब फिर भूख लगती थी, और शाम को हम स्कूल से आते थे 5-6 बजे। जैसे उन्होंने लिखा है, सूर्य अस्त होने के बाद भोजन की कोई परंपरा नहीं है। कुछ लोगों ने धर्म से जोड़ा है और कुछ ने इसको धर्म से नहीं कर्म से जोड़ा है। तो हम ये पूरा कॉन्सेप्ट मान के चलते हैं कि वो इसीलिए मना किया था कि सूर्य अस्त हो गया तो मतलब शारीरिक सिस्टम जो है शिथिल हो जाएगा। हाँ। और जब सूर्य उगता है तो आप शिथिलता नहीं, बिल्कुल ओज भाव से रहते हैं। तो ऐसा शरीर का अनुभव जो हम पीछे मुड़ के देखते हैं, जब हमारा बचपना था बिल्कुल ऐसे ही होता था। 5 बजे हम स्कूल से भागे भागे आते थे, जो मिले सो खा लो, और बड़ा आराम से पचता था और कोई दिक्कत नहीं होती थी। आज का समय बिल्कुल उल्टा हो गया है, ऐसा कहना चाहूँगा। तो कह सकते हैं कि योग से जुड़ने के लिए आपको प्रेरणा जो आपके रूटीन में शामिल हो गया वो सेना से आ गया, सेना में आपके डिसिप्लिन आया, वही आपने योग पे फॉलो किया। योग पे भी सेम प्रक्रियाएं हैं, उसमें कोई फेर बदल नहीं है। बस ये है कि उसमें कट्टरता कह लीजिए, इसमें सॉफ्टनेस ये कह लीजिए, हाँ, कि वो बाहर अंग योग कह लीजिए आप। हाँ, हाँ। हम फिजिकल योगा करते तो बाहर अंग, बाहर ये वो एक्सटर्नल हो गया, ये इंटरनल हो गया, ये अब दोनों को जोड़ दिया। अच्छा, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों। योग जो है शारीरिक और मानसिक दोनों को फ्लेक्सिबल बनाता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को। अब देखिए, जड़ता होती है इंसान में। हाँ। मैं आपको कुछ कह दूं और हार्ड भाव से कह दूं तो बुरा लग जाएगा, हाँ। और मैं आपको सॉफ्ट भाव से कह दूं तो अच्छा लग जाएगा। योग ये कहता है, आपको बड़ी सुंदर बात बताऊं, कि आपको मैं अगर निंदा भी कर रहा हूं तो आप अगर ये लेवल को समझ रहे हैं तो आपको मुस्कुराहट आ जाएगी, हंसी आ जाएगी। कई युवा जिम को पसंद करते हैं, जिम की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप तो पहले ही क्या देखते हैं, जिम में और योगा में क्या अंतर है और किसका चुनाव करना चाहिए? ये जैसा आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है, क्योंकि हमें दिशा देने वाले लोग कम हैं, तो मेरे को बड़ा सिंपल इसका उदाहरण याद आ रहा है कि ये बीहड़ नदी के किनारे हम बैठे भी हैं, इसके 2 भीट हैं, एक उस पार है और एक इस पार है। तो ठीक योग ऐसे ही है, एक उस पार है, आप जिम को समझ लें उस पार है बीहड़ के, और योग इस पार है। मैं खंडन दोनों का नहीं करता, दोनों की अलग अलग ज़रूरतें हैं। योग आपको शारीरिक और मानसिक फ्लेक्सिबल बनाता है और आपके जीवन संस्करण को एक नए जीवन और नए पुनरुत्थान की तरफ ले जाने का प्रयोजन है ये। और जैसा कि आपने सुना होगा, ये अष्टांग योग है, ये सीढ़ियाँ हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, पूर्ण ज्ञान। जैसा समाधि का मतलब पूर्ण ज्ञान, आपको कोई प्रसन्न चित्त होकर कुछ अच्छा कहे तो आपको बहुत अच्छा ना लगे, और आपको नाराज होकर कुछ गलत कहे तो वो भी आपको समझने और उसको अपने अंदर धारण करने की क्षमता बन जाए। आपको एक व्यवस्थित इंसान बनाने की प्रक्रिया, पूर्ण इंसान बनाने की जिम्मेदारी जो है योग की है, जो आपको बीमारी से लेकर सब चीज़ों से मुक्त करता है। क्या वजह देखते हैं आजकल युवाओं का, क्यों रुझान जिम की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि आप देखेंगे ना, शहर में जिम ज़्यादा खुल रहे हैं योग के मुकाबले, तो क्या इसकी वजह देखते हैं हम?
ये वास्तव में क्या है, इसका कोई यहाँ ज्ञान बताने वाला है नहीं कि जिम है क्या। आप जिम में जाएंगे तो वहाँ आप कभी भी जाके प्रश्न करिए कि जिम क्या है, तो जिम के बारे में कोई वो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है। आप महत्व का है, मैं ये नहीं कह रहा कि महत्व का नहीं है, मैं बिल्कुल खंडन उसका भी नहीं करता, पर वो कुछ परसेंट है। भाई शारीरिक स्ट्रेंथ की आपको कितनी ज़रूरत है, आपकी बॉन्ड डेंसिटी, आपके बाह्य अंग को बनाने, और वो आपको जड़ बनाता है। आपको जड़ बन के रहना है तो आप जिम की तरफ जाइए। बॉडी बिल्डिंग दिखानी है आपको, लोगों को प्रदर्शन दिखाना है, और आपको अगर सहज, सरल और स्वस्थ और अच्छी जीवन शैली, और आप रामायण, महाभारत, गीता, सांस्कारिक जीवन जीना चाहते हैं तो योग सहज बनाता है। कुल मिला के ये कहना है कि जिम से हमारे फिजिकल अपीयरेंस बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, और योग के लिए, हाँ, योग से हमारा मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों सुधरता है। ठीक, तो चुनाव अमूमन आप योग का समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि दोनों को करूंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जैसे आपको संपूर्ण इंसान बनना है तो आप योग की तरफ जाएं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने 100-150 साल जो जीवन की तपस्या, जैसे बिना शादी ब्याह के वो पूरा संघर्ष करते रहे हमारे लिए, और हम उनकी ही अवधारणाओं से दूर भागते जा रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य है, या हमारे पूरे भारतवर्ष का दुर्भाग्य है। दूसरा इस पे व्यापार कर रहा है, और जो मेरा खुद का संस्कार हम उसको भूले जा रहे हैं। और जिम जो है किसी को स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, जैसे कोई किसी को स्ट्रेंथ कमज़ोर है, स्ट्रेंथ के लिए वो जाए। हालांकि ये बॉडी बिल्डिंग और शरीर को भी बनाता है, पर एक फ्लेक्सिबल, एक सुडौल शरीर पैदा करने का काम योग का है। मतलब आप जड़ नहीं होंगे। हाँ, तो मेरे पास 2-3 स्टूडेंट ऐसे आए कि उनको कंधे में दिक्कत हुई और उनका शरीर अभी स्टेफ हो गया, ऐसे झुक ही नहीं रहा, नीचे को ऊपर को उठ ही नहीं रहा है। ये चीज़ें जो है योग छोड़ के आप आएंगे कभी तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल मिलेगा। बिल्कुल। कि वो लोग अब बोलते हैं कि अब मैं सहज होना चाहता हूँ, ये बहुत टेढ़ी खींची बॉडी में जी लिया मैं, अब मैं थोड़ा रिलैक्सेशन चाहता हूँ। योग में किस किस तरह की समस्याओं का समाधान होता है, कितना वक्त लगता है, आप एक आध दो अगर बताना चाहें। योग जो है आपको 1 हफ्ते के अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, और हाँ, 21 दिन में आप उसके एक सिस्टम को समझने लगेंगे, और 3 महीने के अंदर आप योग की तरफ एक प्रवाह में चलने लगेंगे। 3 महीना निरंतरता से आप अगर तो किस तरह के मर्ज मतलब इस पे ठीक हो सकते हैं अगर किसी को समस्या है, जैसे कि आपने शुरुआत में बताया, क्या डायबिटीज़, स्ट्रेस, सभी तरह की समस्या? डायबिटीज़ पे हमने काम किया। इस पे डायबिटीज़ जो है वो एक्चुअल, चूँकि मैं बताया ना आपको पहले कि मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड उस पर ज़्यादा था, बाघ भट्ट जी के पंक्तियों पर। तो वो पंक्तियाँ ये कहती हैं कि योग, जैसे डायबिटीज़ की बात कही तो उसमें आप जोर दें पूरा कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, डायबिटीज़ के ऊपर मत दें। बीपी और आपका डायबिटीज़ दोनों एक ही है। वो पहले अगर ये आया तो ये आ ही जाएगा आपको, तो आप कोलेस्ट्रॉल को ध्यान दें। जैसा HDL, LDL, BLDL है, तो हमें HDL चाहिए। वो सब नाम मात्र के रहें, ज़रूरत समाज में सबकी है, पर HDL अच्छा रहेगा आपका तो आप अच्छे रहेंगे, और सारी बीमारियां ठीक होती है। कैंसर का मैंने आपको पहले बताया, पैर सुन्न होना, एक स्टंट पड़ने वाली आई थी, एक शॉप है उनका, तो वो, और आपका कंधे में दर्द। कुल मिला के मैंने जो कोई केस अभी तक देखे हैं उन पे ऐसा कोई केस नहीं आया जिस पे रिजल्ट नहीं आया। हाँ, रिजल्ट जिस पे नहीं आया वो एक ही चीज़ मैंने देखी है, जिसको एक लक्ष्यता नहीं है, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी खा लूँ, जिसके दिल दिमाग में ऐसा है तो उनका रिजल्ट नहीं आता है। क्योंकि ये मैंने पहले कहा कि ये मन और आपके बाह्य अंग और अंतरंग दोनों को अच्छा करने का काम करता है। तो आप जब एक व्यवस्थित तरतीब में चले जाते हैं तो आपके अंदर पूर्ण बदलाव होता है, इसमें कोई संशय हमें नहीं, पूर्ण विश्वास है। खान पान का हमारे दिनचर्या, हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका है? हमें कैसा खान पान रखना चाहिए, कब खाना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहिए। वास्तव में भोजन जो है सहज और सादा ही होना चाहिए, बहुत जी बोलते हैं। और दूसरी चीज़ उसमें क्या होती है कि आप जो आपके यहाँ उपलब्ध है वो भोजन आपके जीवन के लिए ज़्यादा महत्व का है।
उदाहरण आपके यहाँ गेहूँ होता है, जौ होता है, चना होती है, अरहर होती है, अलसी होती है, राई होती है, तिल होती है, लौकी होती है, तोरी होती है, रिरुआ, बैगन, जो भी चीज़ें आपके यहाँ होती है, आपके ज़मीन पे, आपके जो हमारे क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध है उससे खाना चाहिए। खाना चाहिए। ऐसा महत्व का नहीं है कि अब आप नारियल आपके यहाँ होता नहीं तो अब नहीं मेरे को नारियल ही चाहिए, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। तो भोजन में तो सहजता रहे और भोजन में कोई चीज़ हटाने और जोड़ने जैसी नहीं है। तो हमें सुबह का नाश्ता कितने बजे करना चाहिए? अगर मैं 6 बजे उठ गया हूँ तो कितने बजे मेरा नाश्ता होना चाहिए? अब उठने के 2 घंटे बाद, तो उठने का समय हम सूर्य से लेते हैं। तो सूर्य को अगर उठना बोले तो सूर्य जग गए तो सूर्य से आप 2 घंटे ले लो, 2 घंटे बाद आपका नाश्ता हो जाए। नाश्ता, फिर दोपहर का भोजन? दोपहर का भोजन मैंने जो अपने ऊपर धारण करके, जैसे मैं 2-2, 3-3 महीने चीज़ों को कंटिन्यू करके देखा। अच्छा। तो मैंने पाया है कि दोपहर में जो अगर 2 बजे के बाद अगर आप भोजन करते हैं तो भोजन आपका ऐसे का ऐसा ही रहता है। हाँ, रखा रहता है, नहीं पचता है। आप भोजन 12:30 से लेके 1:30 बजे तक का एक समय निश्चित करें। इसमें बार बार मैं जोर देना चाहूँगा, समय निश्चित करें। समय अब 12:30 की 1 की 1:30, तो आपको 1 लेना पड़ेगा। 2 बज गए तो फिर भोजन नहीं। अंत में जी, युवाओं को और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? ये प्रश्न आपका थोड़ा सा मेरे को कठिन लग रहा है, पर मैं इसको बड़ी सहजता से लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा कि आप अपनी पुरानी स्थितियों में, नानी दादी और जो पुराने जन हैं उनकी तरतीब में वापस आ जाइए। सुख वहीं है, जीवन वहीं है, आप राह मत भटकिए। धन ने कोरोना काल में किसी को नहीं बचाया है, पर मैंने अपनी आँखों से देखा है। आपके उस समय पर गेहूं का सीज़न था तो गेहूं लोड हो रहे थे ट्रकों पे और खूब 10-10, 22-22, 25-25, 30-30 लोग काम कर रहे थे। वो कहीं प्रभावित नहीं हुए। और आपने भी ये नहीं सुना होगा कि पूरी राह पे चलते हुए लोग जो यहाँ तक आए हैं, पूरे भारतवर्ष के, पूरा भारतवर्ष रोडों पे चल पड़ा। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोरोना से मर गया या उसको कोरोना हो, मैंने तो नहीं सुना है। पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ और बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को ये प्रभाव जो है उनके पूरे परिवार को और पूरे जीवन को तहस नहस करने में, बहुत ही बुरी स्थिति में ले जाने में रहा है ये कोरोना काल। तो मैं तो ये कहता हूँ, सहज रहिए, सरल रहिए और अपने जीवन को उन पुराने पद्धतियों पे ले जाइए जहाँ से आपने शुरू किया था। जीवन की कला है वो, और उसको आप कला के हिसाब से जिए। सूर्य से कनेक्ट शरीर है। सुबह से जगने से लेके शाम तक के सोने तक का एक नियमित प्रोग्रामिंग आप करिए और उसको बनाइए। नहीं बना पा रहे हैं तो किसी की सहायता लीजिए और उसको बना लीजिए। क्योंकि बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूँ कि आपके जो अंदर लगे हुए ऑर्गन हैं उनका एक पर्टिकुलर समय है, वो उसी समय पे काम करते हैं। अगर आप उनके हिसाब से नहीं चलेंगे तो वो आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, क्योंकि आपके अधीन नहीं है। आप बदलिए, उनको बदलने का प्रयास मत करिए। मैं बस इन्हीं शब्दों से अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा।